साथियों नमस्कार। मैं हूं कमलकांत, हाजिर हूं अपने इस चैनल में आज की घटनाओं का विश्लेषण लेकर। आज गुजरात के चुनाव इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिए और जो मतदान होगा वो दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा, यानी पूरे लगभग 30 दिन का समय है जिस दिन चुनाव होगा। अब इस चुनाव का क्या असर होगा? जिन दो स्टेट्स के चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल और गुजरात, उसमें हिमाचल एक छोटी स्टेट है। अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए लोकसभा चुनाव के, वहाँ से 4 ही सीटें आती हैं, लेकिन गुजरात एक महत्वपूर्ण स्टेट है। वहाँ से 26 सीटें होती हैं और इन 26 सीटों पर बीजेपी का लगातार दबदबा रहा है। इस बार के चुनाव में क्या असर होगा? क्योंकि इस बार बीजेपी को वहाँ राज करते हुए 27 साल हो चुके हैं, तो क्या कोई बदलाव आ सकता है? और जो सेंटर है, यहाँ पर भी बीजेपी 2014 से राज कर रही है, 2 टर्म्स हो चुकी हैं। तो यहाँ आगे 2024 के जो चुनाव होने हैं उसके पर्सपेक्टिव में क्या असर होगा? ये बड़े इश्यूज इन्वॉल्व हैं गुजरात के चुनाव में। लेकिन हम देखते हैं एक एक करके 3 पार्टियां वहाँ दम लगाकर चुनाव लड़ रही हैं। अब दम जो है उसको सीधा ना लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस का दम अब तक नज़र नहीं आया है, लेकिन बीजेपी और केजरीवाल वहाँ पर दम लगाकर अभी तक प्रचार कर रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं जो 3 प्लेयर हैं उन पर इसका क्या असर होता है, इन चुनावों का क्या क्या उनके मुद्दे हैं वहाँ पर, और उनका क्या क्या स्टेक है, पॉलिटिकल स्टेक क्या है। पहले बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के बाद ये तीसरी स्टेट है। गोवा में वो अपना कुछ ज़्यादा जलवा नहीं दिखा पाए, वहाँ भी उन्होंने दम लगाकर कोशिश की थी, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, और राज्यों में भी अभी ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन गुजरात को वो ये जो सीरीज़ है उनकी आगे बढ़ने की, उसमें गुजरात में वो अपना पैठ बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। उनका तो दावा है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी। हर पार्टी वैसे ऐसा कहती है, अगर वो भी कह रहे हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं माना जाना चाहिए। हर पार्टी अगर दावा ही ना करे कि मेरी सरकार बन रही है तो वो चुनाव से पहले ही हार जाएगी। तो केजरीवाल जी के लिए क्या क्या स्टेक हैं, इसकी चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर केजरीवाल जी को वहाँ 6% वोट मिल जाता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएंगे। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं। जैसे बीएसपी भी मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो यूपी में ही है, लेकिन वो अलग अलग जगह इतने परसेंटेज ऑफ वोट या सीट्स ले लेती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। इसी तरह से सीपीएम भी है, हालांकि उसका दबदबा अभी केरल में ही है, लेकिन वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। उसी तरह से अलग अलग क्राइटेरिया के आधार से राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाती है, और एक राष्ट्रीय पार्टी को कई बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट मिल जाते हैं। तो अगर 6% वोट मिल जाता है केजरीवाल जी को, तो एक तरह से उनको वहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी का एक दर्जा मिल जाएगा, जो उनकी एक अचीवमेंट होगी। इतने थोड़े समय में कोई पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लेती है तो ये एक अचीवमेंट होगी। उसके अलावा सीटों के टर्म्स में देखा जाए तो अगर केजरीवाल जी को लगभग 20 सीटें आ जाती हैं तो ये भी केजरीवाल जी की एक अचीवमेंट होगी कि वो किसी तीसरे राज्य में अपना एक दबदबा घोषित कर लेती हैं। ये 20 सीटें कम नहीं होंगी। गुजरात की 188 सीटों में से 30 सीटें कम नहीं होंगी। 20 सीटें अगर वो हासिल कर लेते हैं तो माना जाएगा कि उनकी पार्टी जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर वो कांग्रेस को पीछे छोड़ देते हैं, स्वयं दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाती है, तो ये भी उनकी एक अचीवमेंट होगी। और वो तीसरे नंबर पर कांग्रेस तभी जाएगी जब केजरीवाल जी की 20 या 20 से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो ये भी एक अचीवमेंट होगी। और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा शुरू हो जाएगा कि बीजेपी छोड़िए, अभी तो उनको केजरीवाल से लड़ाई करनी पड़ रही है, वो नंबर 2 और 3 की लड़ाई में फंस गई है, पहली पार्टी तो छोड़िए वो। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी केजरीवाल अगर छोड़ देते हैं। अगर सट्टा बाजार को देखें तो शुरू में सट्टा बाजार ने ऐसी ही घोषणा की थी कि केजरीवाल की पार्टी नंबर 2 पर आ रही है, कांग्रेस नंबर 3 पर खिसक रही है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, जैसे अलग अलग सर्वे के अनुमान होते हैं वैसे सट्टा बाजार के भी अनुमान होते हैं, तो उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। ग्राउंड पर क्या निकलता है ये देखना होगा। तो अगर एक इसमें जो नेगेटिव पक्ष है कि अगर केजरीवाल की पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, अगर वो 10 ही सीटों के आसपास रह गई, तो केजरीवाल पर यह आरोप लगेगा कि थोथा चना और बाजे घना। जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, हमने यहाँ ये कर दिया वो कर दिया, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनकी घोषणाएं बहुत बड़ी हैं एक्चुअली। तो वो सब जो हैं वो इनइफेक्टिव मानी जाएंगी, और माना जाएगा कि इनके दावे बड़े हैं और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है वो बहुत छोटी है। तो केजरीवाल जी को अपनी स्ट्रेटजी को नए सिरे से देखना होगा कि जिस स्ट्रेटजी पर वो जाके धावा बोल देते हैं कि हाँ हम तो आ गए हम तो आ गए हम तो आ गए, वो काम नहीं करने वाली है। ग्राउंड पर और वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये तो केजरीवाल जी के स्टेक्स थे गुजरात के अंदर। अब बात करते हैं कांग्रेस की।
कांग्रेस को कि क्या रहने वाला है। एक तो जो केजरीवाल जी के संदर्भ में जो मैंने बातें बताई, उनको आप कांग्रेस के ऊपर लागू कर सकते हैं। कहीं केजरीवाल से पीछे ना रह जाए, कहीं तीसरी नंबर की पार्टी ना हो जाए, कहीं पिछली परफॉर्मेंस से पीछे ना चले जाए। पिछली परफॉर्मेंस कांग्रेस की बहुत अच्छी रही थी, उस हिसाब से कांग्रेस को इस बार आगे बढ़ना चाहिए। पिछली बार 70 के आसपास सीटें कांग्रेस लाने में कामयाब रही थी और एक तरह से चुनाव सरकार बना ही ली थी। एक बार तो ऐसा आ गया था आंकड़ों में कि बीजेपी से आगे चली गई है। खैर वो अल्टीमेटली नहीं बना पाए। तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस अगर उससे नीचे रहती है तो ये कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े होंगे। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये पहली इलेक्टोरल उनका जो है इलेक्टोरल टेस्ट हो रहा है। यानी जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उसके बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं हिमाचल में और गुजरात में, और इसमें जो कंडीशंस हैं वो कांग्रेस के लिए निहायत बेनिफिशियल मानी जानी चाहिए। हिमाचल में कभी कोई सरकार रिपीट नहीं होती, तो पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, एक समय ऐसा था कि बीजेपी के खिलाफ वहाँ माहौल था, तो इस बार क्या कांग्रेस उसको भुना पाती है, क्या अपनी सरकार ला पाती है। दूसरा, गुजरात में 27 साल से एक पार्टी राज कर रही है जहाँ पहले कांग्रेस का दबदबा होता था। पिछले चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, क्या उसको वो कन्वर्ट कर पाती है सत्ता में आने के लिए। और भारत जोड़ो यात्रा का जो पार्टी की तरफ से एक बयानिया है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इससे सीटें दुगनी हो जाएंगी। एक नेता ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस की सीटें, तो उनका उस भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात पर क्या असर पड़ता है, गुजरात और हिमाचल पर क्या असर होता है, इसका भी टेस्ट होगा। तो ये कांग्रेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो उसकी परफॉर्मेंस को भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर है इससे जोड़ कर देखा जाएगा। तो कांग्रेस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो मैंने केजरीवाल जी के बारे में बातें बताई वो वाला इम्पैक्ट तो उनके ऊपर है ही, क्या उससे पीछे तो नहीं खिसक जाते केजरीवाल से। एक और आपको जो माहौल बना कोरबी की जो घटना हुई है जिसमें करीब 135-40 लोग मारे गए हैं, 135 की संख्या आ रही है, उसका क्या लाभ उठा पाएगी। पॉलिटिकल इश्यू तो है ही ना, पॉलिटिकल फेलियर तो हुआ ही है ना। जो लोग वहाँ की पॉलिटिकल पदों पर हैं उनका फेलियर तो है ही ना ये, कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है और लोगों की जान से कैसे खेला जा रहा है। तो इसका क्या कोई असर होगा चुनाव में, कोई पार्टी उठा पाती है, नहीं उठा पाती, और कौन उठा पाती है, केजरीवाल उठा पाते हैं या कांग्रेस उठा पाती है। तो ये जो है इसका भी एक टेस्ट वहाँ पे होगा। कांग्रेस की एक और नीति जो मैं बोलता रहा हूँ कि कांग्रेस अभी तक चुप करके बैठी है और अब चुनाव की घोषणा हो रही है तो कांग्रेस अब एक्टिव होगी। तो ये स्ट्रेटजी कि अपोजिशन जो करती है उसको, यानी कांग्रेस की अपोजिशन, कांग्रेस के विरोधी दल जो करते हैं उनको करने दो चुनाव से पहले। हम तो सिर्फ जो चुनाव का समय है, जब घोषणा होगी और नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही चुनाव में जोर लगाएंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये कामयाब होती है या नहीं होती है, ये भी एक इस तरह का टेस्ट जो है वहाँ पर होगा कांग्रेस का। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़े चुनाव हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने के और खड़गे को लाने के बाद जो कांग्रेस ने एक इंटरनल परिवर्तन किया है, अध्यक्ष कोई और होगा, पार्टी को कोई प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट कोई और होगा, राहुल गांधी होंगे और खड़गे होंगे। ये जो अरेंजमेंट है इसका कोई असर अभी दिख रहा है। खड़गे जी ने दावा किया है कि वो पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, तो वो क्या कुछ गुजरात हिमाचल में अपना प्रभाव दिखा पाते हैं, तो खड़गे जी का भी टेस्ट है। ये जो नया अरेंजमेंट किया गया है इसका भी टेस्ट है और राहुल जी का भी टेस्ट है। तो कांग्रेस के स्टेक बहुत हैं। कांग्रेस 2024 को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, उसका जो उसका वो पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है, उसका जो टेस्ट है वो गुजरात के चुनाव है। तो बहुत बड़े चुनाव हैं, इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं बीजेपी की और मोदी जी की। मोदी जी की गुजरात जो है होम स्टेट है और मोदी जी ने 1998 से लेकर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और 2014 तक वहाँ राज किया है और तमाम विरोध के बावजूद, तमाम एडवर्स परिस्थिति के बावजूद उन वहाँ के चुनावों को लगातार जीता है। तो मोदी जी वहाँ की रग रग जानते हैं और आज भी जो गुजरात स्टेट रन की जाती है वो वहाँ के मुख्यमंत्री के अलावा मोटे तौर पर, यानी जो मेजर इश्यूज़ हैं उस पर इनडायरेक्टली मोदी जी और अमित शाह जी ही इसको रूल करते हैं एक तरह से। तो मोदी जी के लिए क्या स्टेक है? मोदी जी के लिए 2024 के संदर्भ में बड़े स्टेक हैं। अगर मोदी जी ये स्टेट लूज़ कर देते हैं तो 2024 की उनकी जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन पर बहुत बड़ा असर होगा। ये एक भावना बन जाएगी कि मोदी जी का जलवा कम हो रहा है। तो मोदी जी का जलवा कितना बरकरार है इसका जो टेस्ट है वो गुजरात और हिमाचल में है। कहीं पर भी अगर बीजेपी को झटका लगा तो वो सीधा का सीधा उसका रिफ्लेक्शन मोदी जी पर होने वाला है।
और आने वाले जितने भी चुनाव हैं 2024 से पहले, उन सब में ये परिस्थिति रहने वाली है। तो मोदी जी का स्टेक जो है वो बहुत बड़ा है। इस घटना को, जो कॉर्बी की घटना है जिसमें लोग मारे गए, उसका असर तो यहाँ पर होगा ही होगा। अगर वैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में डिफरेंट ट्रेंड देखे गए हैं। विधानसभा में लोकल मैटर्स काम कर सकते हैं, काम करते हैं, और ये माना जाता है कि जो इश्यूज़ होते हैं वो 50-50 होते हैं। 50 नेशनल इश्यूज़ होते हैं, 50% लोकल इश्यूज़ होते हैं, 50% नेशनल इश्यूज़ होते हैं। और जो नेशनल चुनाव है उनमें 75% जो है वो नेशनल इश्यूज़ होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव हैं, और 25% लोकल इश्यूज़ होते हैं। इसलिए चुनाव के परिणाम भी जो हैं वो अलग अलग आते हैं। चाहे स्टेट में पार्टी हार जाए लेकिन लोकसभा में वो जीत सकती है। ऐसा इंडियन जो इलेक्टोरेट है वो डिफ्रेंशिएट करता है चुनाव के दौरान किस स्टेट के चुनाव। तो मोदी जी के लिए फिर भी एक वो है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस गुजरात और हिमाचल में कैसा रहता है, खासतौर से गुजरात में, क्योंकि वहाँ लोकसभा की 26 सीटें हैं और हर बार बीजेपी 26 की 26 निकाल लेती है लगभग। तो इस बार एक इशारा तो होगा कि मोदी जी का जलवा बरकरार है या नहीं है। अगर बीजेपी गुजरात में अच्छा परफॉर्म करती है तो ये लोकसभा के जो चुनाव हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा कि बीजेपी का कितना स्कोप है 2024 में, और क्या परिस्थिति बन रही है जितने बड़े दल हैं उनके बीच में। तो ये एक महत्वपूर्ण इशू है। एक दो महत्वपूर्ण इशू और हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण इशू ये है कि केजरीवाल जब मैदान में उतर रहे हैं तो वो किसके वोट काट रहे हैं, कांग्रेस के या बीजेपी के। कांग्रेस के जो समर्थक जो लोग हैं, जो मीडिया समर्थक हैं उनका कहना है कि वो बीजेपी के वोट काट रही है, और बीजेपी का ये मानना है और कॉमन सेंस भी यही कहती है कि वो कांग्रेस के वोट काट रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में जांचने के लिए कि गुजरात के अंदर केजरीवाल की पार्टी किस पार्टी के कितने वोट काटती है और उस पर उसके चुनावी परिणामों पर क्या असर होता है। क्योंकि 2024 में केजरीवाल पूरे रूप से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में उतरेंगे, और उनका टेस्टिंग ग्राउंड जो है वो कम से कम 5 स्टेट्स के चुनाव अगले बार होने हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं और हिंदी बेल्ट के हैं, और जो दिल्ली के आसपास हैं थोड़े से, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी हिंदी बेल्ट का ही हिस्सा है, जैसे दिल्ली हिंदी बेल्ट का हिस्सा है, और पंजाब 50% दिल्ली बेल्ट का हिस्सा है। तो इन सब का असर क्या होता है, तो केजरीवाल वहाँ भी मैदान में उतरेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर डालते हैं इसका भी कुछ आकलन इन चुनावों में मिल जाएगा। तो साथियों, ये था मेरा विश्लेषण जो गुजरात के चुनाव हैं और कुछ हिमाचल के चुनावों का भी बीच में मैंने विश्लेषण किया। ये मेरी नज़र से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, अहम चुनाव है। सिर्फ एक स्टेट के चुनाव ना देखे जाएं, सिर्फ 30 लोकसभा सीटों के चुनाव ना देखे जाएं। ये एक तरह का जो सेमीफाइनल है, 2024 का फाइनल का जो सेमीफाइनल है, जो एक तरह से इसे जैसे क्रिकेट की शैली में वर्ल्ड कप कहा जाता है, तो इंडिया की शैली में इंडिया कप कहा जाए, तो 2024 का जो इंडिया कप है उसका सेमीफाइनल का पहला हिस्सा है गुजरात और हिमाचल के चुनाव। और इनसे बहुत आइडिया हो जाएगा और एक माहौल बनने लगेगा 2024 के लिए। अगर इस दौरान अब से लेके चुनाव के परिणाम आने से लेकर और 2024 के बीच में कोई अप्रत्याशित घटनाएं नहीं हो जाती हैं जो सीधे चुनाव पर असर डालें, तो ये पूरा का पूरा असर डालेगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो इन पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। साथियों, मेरे इस वीडियो को आप पसंद किया होगा आपने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको पसंद आया है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, ताकि मेरी नोटिफिकेशन जब भी मैं कुछ बोलूं या कुछ आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करूं तो आप जो है उसको जान सकें। मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग तमाम तरह की चीज़ों के बारे में, तमाम घटनाओं के बारे में अपना विश्लेषण देता हूँ, जो आप निश्चित रूप से मानते होंगे कि कुछ साथियों से अलग होता है, कुछ अलग भाव रहता है उसमें, और उसमें आपको खबर के पीछे की खबर भी मिलती है। साथियों, तो नमस्कार। इस विश्लेषण को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने, और अगर आप नोटिफिकेशन की बेल दबाएंगे तो आपको फिर उसकी जानकारी मिलेगी। नमस्कार।